धूमिल द्वारा लिखी गई अकाल दर्शन, जिसे NEP 3rd सेम BBA के छात्रों के लिए रखा गया है, इसका सारांश अभी मैं समझाने वाली हूँ। धूमिल उपनाम उन्होंने खुद चुना था। उनका मूल नाम सुदामा पांडेय था। उनका जन्म वाराणसी के खेवली ग्राम में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। परिवार का जीविकोपार्जन किसानी और दुकानी पर निर्भर था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह भी संपन्न हो गया। धूमिल उच्च शिक्षा का कुछ सोचते तभी पिता की मृत्यु से परिवार का उत्तरदायित्व उनके कंधे पर आ गया। उन्होंने कलकत्ता के एक लोहे के कारखाने में मजदूरी की। गद्य विधा में उनकी 7 कहानियाँ और दर्जनाधिक निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उनकी डायरी, पत्रों और उन पर लिखे गए संस्मरणों से उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। धूमिल द्वारा लिखे हुए अकाल दर्शन कविता इस तरह है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। इसका सार है। प्रस्तुत कविता का आरंभ ही प्रश्न से होता है। भूख कौन उपजाता है? इस प्रश्न के माध्यम से ही कविता आगे बढ़ती है। कवि व्यवस्था से जानना चाहता है कि आखिर इस अकाल की वजह क्या है। चालाक आदमी इस कविता में व्यवस्था का प्रतीक है और सामान्य जनता उसके खिलौने बने हुए हैं। जनता में भूख पैदा करने वाला यह शासक है जो सब कुछ जानता है, फिर भी अनजान बनकर बहाने बनाता है। सच्चाई की ओर आंखें बंद करते हुए सामान्य जनता को घास फूस या निम्न वस्तु की भांति समझकर मुंह मोड़ लेता है। अगली पंक्ति है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में भाड़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। इसका सार है। कवि कहते हैं कि जनता में भूख उपजाने वाला आदमी बहुत चालाक है। उसने कवि की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि बाढ़ की तरह बढ़ी हुई जनसंख्या की तरफ इशारा करके व्यंग्यात्मक रूप से हंसने लगा। उसका कहना है कि भूख उपजाने वाले और कोई नहीं, बच्चे ही है। अगली पंक्ति है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। इसका सार है। उस चालाक आदमी का हाथ पकड़कर कवि उससे कहते हैं कि बच्चे भूख उपजाते हैं, लेकिन ये बच्चे तो हमारी बेरोजगारी का परिणाम हैं तथा यहाँ भूख और बेरोजगारी की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। हमारी भूख को शांत करने के लिए राशन दिलाने वाले मेरी बातों से सहमत है कि भूख और बेरोजगारी दोनों हैं, फिर भी वह बुलावा देने के लिए कहता है कि बच्चे तो जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अगली पंक्ति है। लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। इसका सार है। वह चालाक आदमी कवि से कहता है कि बच्चे जीवन में बसंत लाते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर ज़रूर फूल फूलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो भूख और बेरोजगारी में अपराध फूलते हैं।
मगर वह चालाक आदमी मेरे सवालों से अपने आप को बचाव करते हुए हंसकर हाथ छुड़ाकर वहां से निकल जाता है और जनता की भलाई करने वालों के जैसे दिखावा करते हुए अपने आप को बदल लेता है। अगली पंक्ति है, मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। इसका सार है, कवि व्यवस्था की उस भाषा को समझ गया है जो तथाकथित राष्ट्रहित के नाम से शोषण के तंत्र को संचालित कर रहा है। कवि स्वयं से बात करते हैं कि जो जनता की भलाई करने गया है उसमें तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हें कटोरा लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ सामान्य जनता की ओर देखने वाला कोई होगा भी नहीं। वहाँ सब अंधेरे कुएं में झांकते दिखेंगे और उनकी पीठ ही देख पाओगे। जनता भी वही देखती है जो वो दिखाना चाहता है। अगली पंक्ति है, और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। इसका सार है, कवि कहते हैं कि हालत ऐसी हो गई है कि मैं अपने ही सवालों से गिर गया और मुझे आज़ादी और गांधी का नाम लेकर मूर्ख बनाने वाला खोखला मुहावरा समझ में आ गया। यहाँ गांधी शब्द का उपयोग नेहरू परिवार के शासन का प्रतीक है। वंशवाद और कोरे राष्ट्रवाद के नाम पर चल रही सत्ता की असलियत कवि तो समझ गए, लेकिन वो जनता नहीं समझ रही थी जो अकाल और भूख से मर रही हैं। अगली पंक्ति है, लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। इसका सार है, कवि की चिंता यही शुरू होती है कि इन विभत्स परिस्थितियों के बावजूद जनता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं है। उन्हें सब कुछ सामान्य लग रहा है। कवि चाहता है कि लोगों के भीतर व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव उत्पन्न हो, लेकिन परिस्थितियों ने जनता को ऐसा बना दिया है कि वे भी असली तथ्य के बारे में सुनना या जानना नहीं चाहते। देश की जनता उत्सवों आंदोलनों में पूरी ईमानदारी से भाग ले रही है, भीड़ का हिस्सा बन रही है, अकाल को खुशी के गीत की तरह गा रही है। उनके चेहरे झुलसे हैं, लेकिन वे इससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अगली पंक्ति है, मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। इसका सार है, कवि जनता के प्रति आवाज़ उठाते हुए व्यवस्था से जब कभी शासन और राशन पर चर्चा करना चाहा तो मुझे टोक कर रोक दिया गया कि यह हक तुम्हें नहीं है। जब कभी मैंने अपराध के कारणों, भूख, बेरोजगारी पर पूछना चाहा तो रोका गया। कवि यहाँ पूरे राष्ट्र को एक जंगल का प्रतीक मानते हुए इसे भेड़ियों का साम्राज्य कहता है। उसकी चिंता यह है कि जो लोग इस जंगल रूपी राष्ट्र में शोषित पीड़ित हैं,
वही इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, लेकिन नदियों पर राजनीति करके देश में नदियाँ और पानी ही मृत्यु का बड़ा कारण बन गया है। अगली पंक्ति है, मगर वे है कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करते हैं, कभी गाय से कभी हाय से। इसका सार है, गिजा का अर्थ यहाँ भोजन या खुराक से है। कवि के लिए यह विडंबनापूर्ण स्थिति है कि लोग सत्ता की असलियत नहीं समझ रहे हैं। देश की भोली जनता इन भ्रष्ट शासकों के इरादे समझ नहीं पाते। मुफ्त में जो अनाज हमें देते हैं वह मुफ्त नहीं है, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा रहता है। वह ऐसा करके पहले तो हमारे बीच फूट डाल देता है और बाद में गाय और हाय अर्थात हिंदू मुसलमान में बांट कर स्वयं राजनीति करके अपनी रोटी सेंकता है। अगली पंक्ति है, यह सब कैसे होता है मैं उसे समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोसी की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। इसका सार है, कवि जीवन के अंतर्गत अनुभवों से व्यवस्था की असलियत को रखता है। यहाँ नारी सौंदर्य के माध्यम से सत्ता की कुरूपता को सामने रखा गया है। कवि कहते हैं कि मैं इनके सारे नुस्खे अच्छी तरह समझता हूँ। कवि जनता को इस तथाकथित प्रजातांत्रिक व्यवस्था की गैर बराबरी को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता है। हमारा देश जवानी में ही बूढ़ा हो गया है, अर्थात आज़ादी के बाद भी शोषण, अत्याचार, चोरी चकारी बंद नहीं हुई है। भारत माता बूढ़ी हो गई है, लेकिन पड़ोसी देश दुश्मन होकर भी समृद्ध बन रहा था। पड़ोसी देशों से शासकों को विशेष प्रेम था। अगली पंक्ति है, ले चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। इसका सार है, जनता में चाहे कितनी ही शक्ति हो, पर उसका अलगाव बोध उसे व्यवस्था परिवर्तन से रोकता है। जनता इसलिए तटस्थ या पस्त नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती। लोगों की आंखों में विरक्ति या खालीपन के भाव है। यह पछतावा है कि हमने आज़ादी का स्वप्न ही क्यों देखा। उसमें कितने अपने खोए, लेकिन हमारे दिन तो बदतर हो गए, या फिर अधिकारों की बात करने में संकोच करते हैं। अगली पंक्ति है, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। इसका सार है, कवि अंत में कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का भविष्य यही है कि एकता को युद्ध के लिए और कोई विपत्ति पड़ने पर दया दिखाकर शासक वर्ग अपने कर्तव्य की इतिश्री करने के लिए इस्तेमाल करती है, और क्रांति तो यहाँ के असहाय, टूटे, निराश लोगों के लिए छोटे बच्चों के हाथ का खिलौना है। जब चाहे उन्हें उठाकर क्रांति करा लिया जाए। यह था अकाल दर्शन कविता का सारांश।